लागू किया है व्यवहारिक रूप से। तो इसी के क्रम में छत्तीसगढ़ से जो न्याय धर्म सभा राज्य छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता श्री गगन जी का ये प्रश्न है कि गुरुदेव जी डिजिटल करेंसी सिस्टम के माध्यम से जनता को व्यवस्था सुधार व व्यक्ति सुधार के दार्शनिक दृष्टिकोण को व्यापक दृष्टि से समझाने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी। जी सुमन जी, गगन जी डिजिटल करेंसी सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन पर ये अच्छा प्रश्न है उनका। क्योंकि डिजिटल करेंसी एक व्यवस्थागत बात है। डिजिटल करेंसी लागू होने से जो 5 बातें न्याय धर्म सभा के प्रस्ताव नंबर 1 में कही गई हैं, वो 5 बातें हैं कि डिजिटल करेंसी लागू होने से सबसे बड़ी बात है जो वो है भ्रष्टाचार की 100% समाप्ति। तो भ्रष्टाचार की समाप्ति जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है। आर्थिक भ्रष्टाचार ने पूरे देश को संकट में डाल रखा है। भ्रष्टाचार के कारण एक ही नहीं अनेक समस्याओं का जन्म हुआ है। तो आर्थिक भ्रष्टाचार डिजिटल करेंसी के कारण नियंत्रण की तरफ जाएगा और लगभग पूरी तरह से इस पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। दूसरी बात है काला धन। करेंसी डिजिटल फॉर्म में लागू होने पर काले धन का निर्माण ही संभव नहीं होता, क्योंकि डिजिटल करेंसी प्रत्येक वित्तीय व्यवहार को पारदर्शी बना देती। पारदर्शिता के कारण कोई भी छिपा के मौद्रिक लेन देन नहीं किया जा सकता, कारण कि लिखित में ही ये डिजिटल करेंसी चलती है। इसे अंक मुद्रा प्रणाली कहते हैं। ये मुद्रा जो है ये अंक मुद्रा है। इसके लागू होने से कोई भी वित्तीय व्यवहार वो सब का सब, कोई भी क्रय विक्रय, बाजार की सारी क्रियाएं सब पारदर्शी हो जाएंगी। तो कोई चीज छिपा के रखा ही नहीं जा सकेगा। इस छिपे हुए अलिखित धन को काला धन कहते हैं। तो जो अलिखित है उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। अंक लेखित प्रणाली है, लिखने पर ही मुद्रा का जन्म होगा। नहीं लिखोगे तो मुद्रा उत्पन्न ही नहीं होगी। क्यों? फिजिकल फॉर्म में इसमें मुद्रा चलती नहीं। इसमें कागज के नोट, धातु के सिक्के, इन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। वो फिजिकल करेंसी कहलाते हैं। डिजिटल करेंसी इन फिजिकल करेंसी के अस्तित्वों को समाप्त कर देती है। उसकी जरूरत ही नहीं रह जाती। फिर मुद्रा को ढालने या छापने की जरूरत ना होती है और ना ही उसका लेन देन किया जाता है।
ऐसी स्थिति में बाजार चलता है लिखित मुद्रा प्रणाली के द्वारा। लिखोगे तो ही, जैसे किसी ने 50 रुपए का सामान खरीदा कोई भी, जी तो 50 रुपए उसको भुगतान किया जाना है। तो 50 का सामान इधर आया और 50 रुपए उसको अंकों के रूप में गए। जी तो एक के खाते से दूसरे के खाते में ट्रांसफर, स्थानांतरण के जरिए मौद्रिक लेन देन संपन्न होते हैं। तो खातों में लिखा पढ़ी के जरिए होगा। ऐसी दशा में बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है वो पारदर्शी हो जाता है। पता है कितना पैसा आया और कहां से आया, किसको गया, जी कितना गया, कब गया, सब पता है। और क्यों गया भी जी लिखा जाता है, लिखा जा सकता है कि इन्होंने एक डब्बा मिठाई बेचा, इन्होंने एक बर्तन बेचा, उन्होंने एक घड़ी बेचा, उन्होंने एक टेलीविजन बेचा, उन्होंने एक फ्रिज बेचा, उन्होंने एक मोटरसाइकिल बेची, एक कार बेची, एक हवाई जहाज बेचा, एक बंदूक बेची। जो कुछ भी क्रय विक्रय हुआ वो रिटन फॉर्म में होगा, लिखित रूप में होगा। तो उधर एक सामान गया और उधर से मुद्रा इधर आई, ये हुआ बाजार का लेन देन, मार्केट में क्रय विक्रय। तो क्रय विक्रय पारदर्शी हो जाएगा। तो केवल कैश ही पारदर्शी नहीं हो जाएगी, बल्कि अंक मुद्रा प्रणाली लागू होने पर काइंड भी, वस्तुएं भी पारदर्शी हो जाएगी। तो काला धन ही नहीं, काली संपत्तियों का भी समापन हो जाएगा। आप काली संपत्ति भी धारण नहीं कर पाएंगे, बना ही नहीं पाएंगे, बनेगी ही नहीं। हर चीज बाजार के माध्यम से ही गुजरती है, पैसा देकर के ही कोई चीज आप लेंगे। ऐसी स्थिति में कैश एंड काइंड दोनों ही बैंक अकाउंट में दर्ज किए जा सकते हैं। जो वस्तु विनिमय के द्वारा भी लेन देन हो उसका भी अनिवार्य रूप से बैंक अकाउंट के माध्यम से ही लेन देन किया जाना होता है इसमें। तो कैश और काइंड दो कॉलम आपके पासबुक में होंगे। तो काइंड भी लिखा रहेगा, आया और गया, और कैश भी लिखी रहेगी, आई और गई। लिखित रूप में दोनों चीजें आदान प्रदान होने वाले हैं, लेन देन होने वाले हैं। तो सभी आर्थिक व्यवहार पारदर्शी हो जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि काला धन और काली संपत्ति समाप्त हो जाएगी। भ्रष्टाचार लिखित रूप में कोई आप किसी को घूस दे नहीं सकते, लिखित रूप में कोई घूस ले नहीं सकता, क्योंकि वो तो पारदर्शी हो जाएगा, तुरंत पकड़ जाएगा। तो फिर फायदा क्या होगा लेने से, चोरी कैसे करेगा। तो कोई भी इसमें भ्रष्टाचार और कालाधन जैसी स्थिति पनपती ही नहीं। घूसखोरी, गबन घोटाला, धोखाधड़ी, ये सब असंभव है। डिजिटल करेंसी लागू होते ही, जैसे ही फिजिकल करेंसी छापना और ढालना बंद होगा, डिजिटल करेंसी 100% चलने लगेगी। उस समय ना तो भ्रष्टाचार संभव होगा, ना तो काला धन संभव होगा, ना नकली मुद्रा कोई चला सकेगा। अभी क्या है, कहीं के भी आतंकी किसी देश में नकली मुद्रा छाप छाप के फैला देते हैं, चोर डाकू लोग फैला देते हैं फर्जी। तो ये नकली नोट का जो अस्तित्व है वो इसी वजह से है क्योंकि फिजिकल रूप में चल रही है। अगर ये डिजिटल रूप में होगी तो नकली इसमें बना ही नहीं सकोगे। मुद्रा का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो एक में माइनस होगा तभी दूसरे में प्लस होगा, और इसके खाते में बिना कहीं से आए पहुंचेगा ही नहीं, तो ट्रांसफर कैसे करेगा। तो इसमें नकली नोट चलाना, नकली मुद्रा चलाना, नकली करेंसी, फर्जी करेंसी चलाना, ये संभव ही नहीं रह जाएगा। चौथी बात, टैक्स चोरी समाप्त हो जाती है। टैक्स चोरी क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि जब सभी व्यवहार आर्थिक पारदर्शी होते हैं, लिखित रूप में होते हैं, तो चोरी कैसे करोगे टैक्स की? वो तो जो होगा ऑटोमेटिकली कट जाएगा।
जितना भी टैक्स किसी चीज में बनेगा, किसी भी आवक जावक में बनेगा, वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो टैक्स चोरी के लिए इसमें स्पेस ही नहीं रह जाएगा। पांचवी बात कि जितने प्रकार के भी काले धंधे करते हो वो खत्म हो जाएंगे। क्यों? पैसे का लेन देन कर ही नहीं पाओगे काले रूप में, तो उजले रूप में करना पड़ेगा, ऑन द टेबल करना पड़ेगा, अंडर द टेबल होगा नहीं। तो काले धंधे जितने होते हैं वो सब स्वतः समाप्त हो जाएंगे, स्मगलिंग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सभी प्रकार के जितने भी डानों के धंधे हैं तो डानगिरी ही समाप्त हो जाएगी, चोरों डाकुओं का धंधा ही समाप्त हो जाएगा। कोई भी जंगल भागना बंद कर देगा। बिहार में कोई ददुआ, कोई मान सिंह, कोई फूलन देवी, कोई सीमा परिहार, कोई किसी भी प्रकार के जितने आप नाम जानते हैं जो कूदे बिहार में, वो नहीं कूदे। कूदने से फायदा नहीं होगा, वहां से कोई गलत काम कर नहीं पाएंगे, डकैती मार नहीं पाएंगे। डकैती किसी की, आपने कार चुरा ली, आप बेचोगे कैसे? तो जब बेच नहीं सकोगे, पैसा अगर लोगे और पहिया भी खोल के बेचोगे तो पैसा आएगा। कुछ भी करोगे तो आपको पैसा लेना पड़ेगा, तो काहे के लिए लिए हुए उसमें लिखना पड़ेगा। कैश एंड काइंड का आदान प्रदान आपके पासबुक में, बैंक की पासबुक में लिखा होगा। फिर कैसे करोगे? और आपके खाते में पहले से चढ़ा नहीं है कार, तो आप दूसरे को बेच नहीं पाओगे, क्योंकि वो कहेगा पहले दिखाओ तुम्हारे पास कहाँ है। तो है नहीं तो बेच रहे हो, तो उसको मालूम है कि फर्जी दे रहा है तो हम पैसा ना देंगे, नहीं तो ये तो चोरी का माल है, अपने आप साफ हो जाएगा। जो आपके अपने पासबुक में दर्ज नहीं है उसे आप बेच नहीं पाएंगे, तो सामने वाला देखेगा, लेगा ही नहीं, समझ जाएगा कि इनके पास तो है ही नहीं, बेच कैसे रहे, किसी और का चुरा लाए होंगे, तो बात ही समाप्त हो जाएगी। तो चोरी, डकैती, ठगी, धोखाधड़ी, हेरा फेरी, यहां तक कि जितने काले काम हैं सब बंद हो जाएंगे। काला धंधा बंद हो जाएगा, सबका काला चिट्ठा समाप्त हो जाएगा, और डानगिरी समाप्त हो जाएगी, गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी, हफ्ता वसूली समाप्त हो जाएगी, बड़ी बड़ी बुलेटों पे पेट्रोल भर के घर 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 चलना बंद हो जाएगा। क्यों? बिना हफ्ता वसूली के ये सब धंधा होता नहीं। बुलेट का पेट्रोल कौन डलाएगा भाई? महंगा पड़ता है। अब जो गाड़ी 10-15 किलोमीटर चलेगी, 1 लीटर मुझसे दिन भर में पता चला हजारों रुपए का तेल ही पी जाएगी। कहां से लाएंगे 1000 रुपए? कौन सा फावड़ा भांजोगे तो आएगा। बिना मेहनत का पैसा आना बंद हो जाएगा आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बाय 100%। आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आतंक मचाने के लिए आपको चाहिए विस्फोटक सामग्री, आतंक मचाने के लिए आपको चाहिए हथियार, और ये सारे हथियार ये सब गैर कानूनी होते हैं। कानूनन आपको ये सब खरीदने बेचने की अनुमति नहीं है। तो ये काले पैसे से ही संभव था। अब काला पैसा होगा ही नहीं, 1 रुपया भी, सब लिखित रूप में रहेगा, तो कैसे दोगे और कैसे लोगे? तो ये तो भारी सफाई का कारोबार है। सभी आदमी मारल हो जाएंगे, एकदम मॉरल कैरेक्टर हाई हो जाएगा सबका। तो डिजिटल करेंसी सिस्टम में ये 5 बड़ी बातें, भ्रष्टाचार, काला धन, नकली मुद्रा, टैक्स चोरी और अन्य जितने बताए गए, आतंकवाद आदि, हफ्ता वसूली, डकैती, दानगिरी, दादागिरी, सब समाप्त हो जाएगी। फर्जी चुनावों पर फर्जी व्यय, पैसा देके और दुनिया भर का वोट कबाड़ने का धंधा, ये सब चुनावी राजनीति भी एकदम पवित्र हो जाएगी। ये सब ऑटोमेटिक, ये सब बताएगा, ये 5वां है। ये सब अन्य सभी प्रकार के जो अपराध हैं 5वें में, ये सब सारे समाप्त होंगे। बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर है कि ये व्यवस्थागत परिवर्तन से इतना फर्क पड़ने वाला है। और किसी व्यक्ति को कि चरित्रवान बनो, बहुत अच्छा आचरण करो, किसी चोरी मत करो, डकैती मत करो, भ्रष्टाचार मत करो, ये किसी को प्रवचन नहीं करना पड़ेगा।
व्यक्ति सुधार के बजाय व्यवस्था में ये जैसे शुद्धिकरण होता है, सभी व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो गगन जी ने जो ये बात कही कि व्यवस्था सुधार और व्यक्ति सुधार का जो ये नाटक है दुनिया में, तो इसमें व्यवस्था में परिवर्तन के कारण व्यक्ति सुधार स्वतः हो जाता है, व्यक्ति को सुधारना नहीं पड़ता। इसे भली भांति समझ लें। उसका ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डिजिटल करेंसी। हम तो सदा से कहते आ रहे हैं कि व्यवस्था में दोष होते हैं, व्यक्ति में नहीं। व्यवस्था शुद्ध कर दो, व्यक्ति अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा दृष्टिकोण है जो दार्शनिक दृष्टि से देखने पर ही आपको समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न एक शायद कोई और था। जी गुरुजी, गुरुदेव जी, दूसरा प्रश्न मध्य प्रदेश की प्रदेश न्याय धर्म सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रंजना मिश्रा जी का है। डीसीएस लागू करने में सरकार इतनी देर क्यों लगा रही थी, जबकि डीसीएस के पक्ष में 75% से अधिक जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है। गुरुदेव जी मार्गदर्शन करने की कृपा करें। डिजिटल करेंसी सिस्टम को न्याय धर्म सभा का चूंकि 111 न्याय प्रस्तावों में से पहला प्रस्ताव है, तो न्याय धर्म सभा ने इसको पिछले 32 सालों से इन प्रस्तावों का प्रचार प्रसार कर रही है। और पिछले आप ये समझिए कि 2009-10 से तो पूरी तरह से हम लोग इसे सार्वजनिक तल पर उठा रहे हैं, सामाजिक संगठनों को दे रहे हैं। 2011-12 में जब ये अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार विरोधी, तब भी हमने उनके मंच पर ही भेजा था। वो डॉक्टर काबरा जी बैठे हुए, उन्हीं के हाथों से भिजवाया था। वो स्वयं वहां उनके मंच पर उस आंदोलन में थे, वहीं से आए थे हमारे पास। तो हमने उनसे कहा कि ये ले जाके दो उनको, वो भ्रष्टाचार में वहां कौन सा आंदोलन कर रहे हैं, जरूरत कहाँ है इसकी। और वो कह रहे थे कि जन लोकपाल बनाओ, उससे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा। ये व्यक्तियों पर हमला, व्यक्ति को दोषी मान करके उसको सजा देते रहने का जो कार्यक्रम संचालित करते हैं लोग, ये एक भ्रम है। दोष व्यवस्था में होता है और सजा व्यक्ति को देते रहते हैं। तो हमने कहा जाओ देखो, व्यवस्था में छोटा सा ये सुधार करते ही व्यक्तियों में स्वतः सुधार आ जाएगा। जैसे कि आप अगर मान लीजिए दूध लेके आया, अब दूध का कटोरा आपने फर्श पर नीचे रख दिया, बिल्ली आई और बिल्ली दूध पी गई, तो आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, पुलिस नियुक्त कर दिया और उसकी रिपोर्ट किया और पकड़ी गई, जांच हुई, साबित हो गया मूंछ में दूध लगा हुआ था, बिल्ली ने पिया हुआ है। बिल्ली पर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, बिल्ली अरेस्ट होगी, बिल्ली फिर मुकदमा में दंडित होगी, फिर उसको फांसी चढ़ाया जाएगा या कुटाई की जाएगी और कहेंगे बिल्ली सुधार कार्यक्रम चल रहा है। ना, बिल्ली तो ज्यों की त्यों ही रहती है हमेशा। आपको करना सिर्फ इतना था कि दूध रखने की जो व्यवस्था थी वो आपने गलत अपनाई थी। आप दूध को फर्श पर खुला कटोरा रखने के बजाय आप उसको फ्रिज में रख दीजिए और बिल्ली को आने जाने दीजिए, घूमने दीजिए। अब ना कोई वो दूध पिएगा, ना सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा मूंछ में, ना दूध लगेगा, ना कोई समस्या आएगी। आप खुद ही फिर जितना उसको दूध कटोरी में दे देंगे उतना ही पिएगी, नहीं देना मत दो, नहीं पिएगी। तो ये जो समस्या है, हमने कहा कि आप इस तरह से इसको हल मत करिए, ये हम व्यवस्था में दे रहे हैं, इसको लागू करवाइए, इसके लिए आंदोलन कीजिए। तो उनका उस समय का हमारे पास पत्र रखा हुआ है, उन्होंने मंच से इसको नहीं बोला। डॉक्टर साहब, डॉक्टर काबरा जी जो उनके साथी वहां आंदोलन थे, उन्होंने उनको मंच पर दिया, फिर पीछे जब उनके घर गए वहां भी उनको दिया। तो उन्होंने क्या कहा था, अभी मैं कहीं दस्तखत देने की मनस्थिति में नहीं हूं।
ये देखिए डॉक्टर काबरा जी ने अभी आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि वो ऐसी अभी कहीं भी दस्तखत करने की मना स्थिति में नहीं है। ये केस आप लागू करेंगे तो आप जाइए और अपने से करिए, वो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि मान रहे हैं कि इससे सही हो जाएगा। मान रहे हैं, लिखित में हमको दिया है कि मैं सहमत हूं कि डिजिटल करेंसी लागू होने से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और जन लोकपाल से 40% भी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि 4% भी समाप्त नहीं होगा। हमारा दावा है कुछ बढ़ जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएंगे, मुकदमे बढ़ जाएंगे और भ्रष्टाचार भी उसी अनुपात में ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उससे छूटने के लिए फिर और भ्रष्टाचार करेंगे। तो इस तरह से व्यक्तियों पर आधारित जो कानून बनते हैं वो खतरनाक है। व्यवस्था पर आधारित कानून बनने चाहिए, व्यवस्था में शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से कानून बनने चाहिए, ताकि व्यक्तियों को सजा नहीं बल्कि व्यवस्था में शुद्धि आए। तो आप देखिए, सामाजिक संगठनों को दिया, सरकारों को भी दिया। 2011-12 में ही आरबीआई ने हमारा ये डिजिटल करेंसी सिस्टम का प्रस्ताव 2012 में ही स्वीकार कर लिया था। उनका पत्र भी हमारे पास है, कई पत्र व्यवहार हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रखे हुए। तो और उस समय प्रधानमंत्री को दिया हमने, उनका भी हमारे पास रखा हुआ है और सबके रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में हमने केस फाइल किया, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। डिजिटल करेंसी लागू करने के लिए हमने यथासंभव जितना भी प्रयत्न हो सकता था वो सब कुछ किया, हर पार्टी को दिया, हर सरकार को दिया। जब मनमोहन सरकार थी, वहां मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय हमने उनको दिया। जब उसके बाद मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, तो उनको दिया। मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उससे पहले, तो वहां उनको भेजा था। डिजिटल करेंसी लागू करने के लिए न्याय धर्म सभा लगातार 2009-10 से तो पूरी तरह से इस पर काम कर रही है। ये सारे प्रस्ताव पिछले 32 सालों से हम लोग प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। न्याय स्थापना अभियान ये हमने 25 सितंबर 1990 को प्रारंभ किया। 111 न्याय प्रस्ताव हैं उसके, और न्याय धर्म सभा के नाम से हमने ये एक सामाजिक संगठन के रूप में पहले हम संचालित कर रहे थे इसे। बाद में 2019 में फिर इसको राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित किया, क्योंकि राजनीतिक जितने भी पार्टियां थी, दल थे, ये कोई भी न्याय के किसी भी प्रस्ताव पर काम नहीं कर रहे थे। कर भी रहे थे तो सिर्फ फर्जी क्रेडिट लेते थे, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं करते थे प्रॉपर। तो मजबूरी में हमको राजनीतिक दल के रूप में इसे उतारना पड़ा ताकि ये लागू हो सके। लेकिन आरबीआई को हम लगातार इस पर कन्विंस करते रहे कि ये सरल है, इसे लागू करो और यथासंभव इसे जितनी जल्दी हो सके लागू करो। सरकारें इसको मजबूरी में फंस करके ही इसे लागू करेंगी। अभी भी जो लागू किया है इसमें फिजिकल करेंसी साथ साथ कुछ दिन अभी और भी चलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि फिजिकल करेंसी के बिना कोई भी काले काम नहीं कर सकती सरकार। काले कारनामे, क्योंकि राजनीति अभी कूटनीति हो गई है, राजनीति नहीं है। रक्षति इति राज्यम, अभी जनता की रक्षा के लिए नहीं, जनहित की रक्षा के लिए नहीं है राजनीति। अभी जो है राजनीति जनहित का शोषण करने के लिए, जनहित से जनता को वंचित करने के लिए काम करती है, और प्रजा अभी गुलाम के रूप में रखी जाती है। तो गुलामों के हित में कोई काम क्यों करेगा? वो तो मालिक ही हो जाएगा। अगर हित की बात करोगे तो उसे मालिक बनाना पड़ेगा। मालिक बनाने के लिए तो महालोकतंत्र, द्वादश मताधिकार देने पड़ेंगे। महालोकतंत्र, द्वादश मताधिकारी, उसको इंप्लीमेंट करते ही सारे सरकार के गलत काम समाप्त हो जाएंगे, जनता मालिक हो जाएगी। तो उसे भी इंप्लीमेंट कराया जाएगा, समय आएगा। जैसे डिजिटल करेंसी लागू हुआ है और अभी हम इस पर बोल रहे हैं, आप सबको इसकी बधाई दे रहे हैं। डिजिटल करेंसी लागू हुआ, इसकी
पहले बधाई स्वीकार करो। लेट हुआ जल्दी हुआ ये विचार का विषय नहीं, देर आए अगर दुरुस्त आए अच्छी बात है, ये प्रारंभ हुआ है। अभी इसमें 10 तरह के तिकड़म वो करके और इससे बचने की भी चेष्टा करते रहेंगे, लेकिन बच नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार बोतल का चिन्ह बाहर आ जाए तो भीतर नहीं घुसता। बिजली एक बार चालू हो गई तो आप अब इसे बंद करना चाहें, जनता को पिछड़ाना चाहें तो भी आप पिछड़ा नहीं सकेंगे, क्योंकि बिजली बंद करते ही दुनिया के नष्ट हो जाने का खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया उसी पर डिपेंडेंट हो चुकी होती है। डिजिटल करेंसी अब इतना हावी हो जाएगी कि इस पर आपकी जिंदगी की सांसें टंग जाएंगी, आप इससे हट ना पाएंगे, बच ना पाएंगे, भाग ना पाएंगे। तो अब सरकारें, केवल भारत सरकार नहीं, पूरी दुनिया की सरकारें फंसेंगी। और हम आज ये कह रहे हैं, आप इसे नोट करिए, ये सनद के रूप में ये हमारा वक्तव्य दर्ज रहेगा, ये फेसबुक का लाइव कार्यक्रम दर्ज रहना ही है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक सरकार को ये डिजिटल करेंसी सिस्टम लागू करना पड़ेगा। अब हर देश की करेंसी डिजिटल करेंसी होगी आने वाले समय में, और ये जल्दी ही सभी देश इसमें मजबूर हो जाएंगे इसे लागू करने के लिए। फिर इसके बाद इस पर से रेपो रेट समाप्त करके करेंसी को आजाद भी कराना है। करेंसी डिजिटल करना एक उद्देश्य है, पहला प्रस्ताव। फिर इसके बाद करेंसी पर मौद्रिक तरलीकरण प्रणाली को संतुलित बनाना होगा कि जितने का माल उतना ही उसको बाजार मूल्य की जितनी संपत्ति है उसके अनुपात में ही, उसके संतुलित अनुपात में ही आपको मुद्रा जारी करनी चाहिए, अन्यथा वो डिसबैलेंस हो जाएगा। मुद्रा की मांग और पूर्ति के बीच में डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये जो सिद्धांत है कि मुद्रा, अगर मान लीजिए आप कम जारी करते हैं तो मुद्रा संकुचन पैदा हो जाएगा, अगर अधिक जारी करते हैं उस मूल्य से बाजार में संपत्ति जिसका लिक्विडाइजेशन करना है, जिसका तरलीकरण करना है, उस संपत्ति के बदले यदि उससे न्यून मात्रा में आप करेंसी जारी करते हैं तो मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि उससे अधिक मात्रा में, प्रस्तावित संपत्ति से अधिक मात्रा में, प्रस्तुत की गई संपत्ति से अधिक मात्रा में, उसके बाजार मूल्य से अधिक मात्रा में यदि मुद्रा जारी करते हैं तब मुद्रास्फीति आती है। अभी तो ये नालायक लोग बिल्कुल ही उल्टी रीति चल रहे हैं। अभी तो इनकी मुद्रास्फीति और संकुचन की परिभाषा ही साफ नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्जी परिभाषा से काम चला रहे हैं। जिसको मुद्रा संकुचन और मुद्रास्फीति कह रहे हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जिसे कह रहे हैं, ना उसमें कोई इन्फ्लेशन है ना उसमें कोई डिफ्लेशन है। ये सिर्फ ब्याज ठोकने के उद्देश्य से इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं, अपना रेपो रेट ऊंचा नीचा करते रहते हैं अपनी सुविधा अनुसार। रेपो रेट एक अभिशाप है। रेपो रेट बेसलेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट है। ब्याजखोरी एक अभिशाप है। मालिक न होते हुए भी, मुद्रा के मालिक भी नहीं है, मुद्रा जारी की जा रही है किसी की स्थूल संपत्ति पर, ये अगर नष्ट होगी तो उसकी संपत्ति नष्ट होगी, उसके बदले में जारी है तो मालिक तो वही हुआ। अब ब्याज उससे ले रहे हैं जो मालिक, और ब्याज वो ले रहा है जिसका कोई उस पर अधिपत्य नहीं, कहीं से उसकी मिल्कियत सिद्ध नहीं होती। मुद्रा एक वैकल्पिक धन है, सीधे ये कोई धन नहीं। तो वैकल्पिक धन है तो किसी चीज के एवज में ही, प्रतिभूति के बिना, सिक्योरिटी के बिना कोई भी आपको ना ऋण देता है ना ही लिक्विडिटी देता है। नो लोन एंड नो लिक्विडिटी इज अवेलेबल विदाउट एनी सिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह तो फिर इस पर ब्याज के समय, जब प्रतिभूति जनता की है और उसी को लिक्विड कर रहे हो, उसी के एवज में ही लोन या लिक्विडिटी जारी कर रहे हो, तो ब्याज कैसे लोगे उससे? तुम्हारा बचा क्या? तो बेसलेस रेपो रेट है। लेकिन डिजिटल करेंसी इंप्लीमेंट हो गई है, आप सबको बधाई। एक दिन इसकी भी बधाई हम आप सबको देंगे कि अब रेपो रेट समाप्त हो गया है, आपको उसकी भी बधाई। पहले से ले लीजिए, ये समाप्त तो हम करवाएंगे, बधाई पहले से। देर सवेर कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा जब हम इसी तरह आपको संबोधित करके बताएंगे कि अब रेपो रेट समाप्त हो।
कोई नहीं मानता था कि डिजिटल करेंसी आप लागू करवा पाएंगे। जी हमने कहा देखो, आदि भौतिक तल पर, आदि दैविक तल पर और आध्यात्मिक तल पर, अब इन प्रस्तावों को हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हमने इनका ग्राउंड बना दिया है, 2011 में हमने कहा, जी और ये सब के सब लागू होंगे, इनसे आप बच ना सकें। जो लागू नहीं भी करना चाहता वही लागू करेगा। जी ईश्वर के सभी कार्य अदृश्य हैं। ध्यान रखो, हमारी सारी कार्य योजनाएं ईश्वरीय हैं, क्योंकि सत्यात्मक है। और सत्यम ब्रह्म, जो कुछ भी सत्य है उसे ब्रह्म कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। उससे हट करके कोई भाग नहीं सकता। बिनु पग चलत सुनत बिनु काना, अब बिनु कर कर्म करत विधि नाना। ईश्वर का ये गुण है क्या, कि बिनु पग चलत, बिना पैरों के चलता है। सुनत बिनु काना, कर्म के बिना सुनता है। बिनु कर्म करत विधि नाना, वो नाना प्रकार के कर्म, अनेक प्रकार के कर्म बिना करों के ही, बिना हाथों के ही करता रहता है। तो ध्यान रखो, ईश्वरीय कोई भी कार्य योजना का तुम विरोध नहीं कर सकोगे। ईश्वर तुम्हारी आंख बनाए दे रहा है तो बनी जा रही, ईश्वर तुम्हारे बाल उगाए दे रहा तो उगे जा रहा, नहीं उगा रहा तो नहीं उगा पा रहे हो, परेशान हो, कितना तेल लगा लिए कुछ नहीं होता। ईश्वर जब तुम्हारी सांसें रोक देता है तो तुम्हारा कोई विज्ञान काम नहीं कर रहा है, कोई अहंकारी का विज्ञान काम नहीं। हाँ, विनम्र हो जाओगे तो विज्ञान काम करने लगेगा। विनम्र हुए, ईश्वर की जहां तुमने अनुशासन ईश्वर का स्वीकार किया तो तुम पक्के में ईश्वरी सारी सामर्थ्य के पात्र हो जाते हो। फिर तुम जो करोगे ईश्वर सुनेगा। जब तुम सत्य से भागे हुए हो तो ईश्वर तुम्हारी सुनता नहीं, उसे जो करना है फिर वो करता है, तुम लाख चीखते रहो। और इतना कोशिश किया, मिस्रवासियों ने मम्मी तक बना बना के रख ली, किसी तरह से जिंदा रहने की कोशिश किया, लेकिन ईश्वर एक निश्चित समय के बाद आपको विदा कर देता है। अब आपको विदा होने को होता है, उसके द्वारा डाले गए सॉफ्टवेयर आपको वैसे ही चलाएंगे। अगर आप निगेटिव सॉफ्टवेयर अपने बना लेते हैं निगेटिव इच्छाओं के द्वारा, तो निश्चित रूप से वो तुमको मृत्यु की ओर ले जाएगा। ईश्वर नष्ट कर देगा, और समय से पहले जो 100 साल का एक इसमें दिया हुआ क्राइटेरिया, उससे पहले भी निपटा देगा। तुम अमृत भी पी लोगे तो भी कोई ना कोई राम नाभि में तुम्हारे बाण मार के समाप्त कर देगा। अमृत भी काम न करे, चाहे जहां छिपा के रखो कुंड अपना। तो इसका मतलब ये है कि तुमको 111 पूरे न्याय प्रस्ताव स्वीकार करने पड़ेंगे। इनको लागू करते समय भी, इनको घोषित करते समय भी हमने कहा था, 2011 का हमारा स्पीच अभी भी रखा होगा कि ये सब लागू होंगे। ये 2006 में एक हमारी स्पीच है, उसमें भी आप देखेंगे, जो शायद साधना चैनल पे या किसी प्रोग्राम में हमने ये बात कही थी। तो उसमें आप देखेंगे कि हमने बताया था कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तल पर ये सभी चीजें क्रियान्वित की जा रही हैं। इसलिए सामान्य जनों के, आदि भौतिक तल वाले जनों के ऊपर की जो चीजें हैं वो भी होंगी, आधिदैविक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी ये सभी बातें क्रियान्वित होंगी। तो सामान्य जनों की अपने किसी नियंत्रण से बाहर होंगी। तो जो ना चाहेगा उसको भी ये करना पड़ेगा, जो चाहेगा वो तो करेगा ही, जो ना चाहेगा उसको भी करना पड़ेगा। अंततोगत तो आप देखिए कि डिजिटल करेंसी, जो लोग कह रहे थे, कई भाजपा के ही कई लोग हमारे संपर्क में थे जो ये कह रहे थे आप इसे 200 साल भी लागू नहीं करवा सकते। हमने कहा था देखो, तुम भी हो और जमाना भी है और सरकार भी है, समय के साथ समझ जाओगे। आज वो मुंह छिपाए घूम रहे हैं,
क्यों? डिजिटल करेंसी तो लागू हो गई, और जब उन्होंने कहा था तो उसके 2 साल के अंदर ही हमने उसे घोषित करवा दिया था। अब बोल के घोषित कराया था कि अभी ये बंदा घोषित करेगा, बच नहीं सकता। बच नहीं सकता। हमने उस घोषणा से, जब नवंबर 2016 में डिजिटल करेंसी सिस्टम अपनाने की बात वहां उठी थी प्रधानमंत्री के द्वारा, तो हमने उस समय कहा था कि अभी विवश हैं, अब इनको ये करना ही पड़ेगा। उसके पहले हमने बताया था, उन्होंने किया। हमारे बातों के अनुकूल ही जब उन्होंने उसको घोषणा कर दिया तो लोग हतप्रभ हुए कि हाँ, ये तो सही में कर दिया। ये बात हमने यही देवनगर में ही कही थी, जब उधर कई लोग बैठे हुए थे, तो हमने कहा था, बताया भी था कि देखो अभी ये, वो एक दीपक शर्मा जी थे, उनका फोन आया था, तो हमने उनको बताया था, वो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। हमने कहा था देखो अभी 2 ही 3 विकल्प हैं, इनमें से एक करना पड़ेगा, और अंतिम विकल्प ये है कि वो दोनों विकल्प पे काम नहीं करेंगे, इसी पे करना पड़ेगा कि डिजिटल करेंसी सिस्टम ही अपनाना पड़ेगा। जब नोटबंदी का केस हुआ 8 बजे रात को, जब कहा गया था कि 500 1000 के नोटों के टेंडर समाप्त किए जाए, अब जो है दूसरे नोट आएंगे, तो नोटबंदी नहीं था, नोट बदली का कार्यक्रम था एक्चुअली, दूसरे नोट आ गए। लेकिन उस नोट बदली से ये फायदा होता है कि पुराने जो फर्जी नोट रखे थे आप उनको, जिनको नहीं लाके आप बैंक को दिखा सकते थे, तो वो सब वेस्ट हो गए। तो बहुत सारा फर्जी जो मुद्रा था, करेंसी थी, वो अपने आप ही विदा हो गई। नहीं तो मार्केट से उतना माल उठता, उतना काजू पिस्ता बादाम उठता, उतना सामान उठता, तो मार्केट खोखला हो जाता है। जब बहुत फर्जी करेंसी आ जाए तो अर्थशास्त्र के नियमानुसार ये नोटबंदी या नोट बदली के निर्णय लिए जाते हैं। अगर करेंसी डिजिटल हो तो ना नोट बदली की जरूरत, ना नोटबंदी की जरूरत। इसमें वो फर्जी कोई मुद्रा उत्पन्न ही नहीं होती, नकली कोई मुद्रा चलती ही नहीं। तो सरकारों ने जब भी किया, आप समझ लो जल्दी किया। आप उनके व्यक्तियों पर दोष मत मढ़ो, व्यक्ति जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी वो कोई इस दुनिया में जाति से तो ब्राह्मण क्षत्रिय बने घूम रहे लोग, लेकिन वर्णतः, वर्णानुसार अभी कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय इस पृथ्वी पर कहीं न सरकार में है, न कहीं अन्य सामाजिक संगठनों में। तो कहां से कर देंगे? क्यों कर देंगे? सही का सही करना ये ब्रह्मत्व है। ज्यों का त्यों जो बात सही, अगर 2 + 2 = 4 होता है तो 4 ही मानना, 4 के अनुसार ही लेन देन करना, 3-5 ना करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी निष्पक्षता, इतनी सामंजस्यता, इतनी नैतिकता, इतनी न्यायशीलता, इतनी न्यायप्रियता बहुत बड़ी बात है। ये ऊंचे दर्जे का वरीयता क्रम चाहिए, उच्च वर्ण दशा चाहिए। अभी विकास यात्रा रुकी हुई है, लेकिन 4Q सिस्टम हमने दिया हुआ है। जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, तो इस लेवल के लोग भी मिलने लगेंगे। तो इसमें देरी की कोई बात नहीं है, ये लागू हुआ, ये बड़ी बात है। इस पर अब देखिए एक बहुत बड़ा, लाखों वर्षों में ये अंक मुद्रा प्रणाली आई है। लोग कह रहे थे कि ये जब कभी था नहीं तो आप इसे कैसे लागू कराएंगे। हमने कहा देखो, हम इसे दृश्य अदृश्य सभी प्रकार से इस काम को करना जानते हैं, ये हो तो जाएगा जी। और बीच में हमने कहा था कि अभी हमको अब हल्ला भी मचाने की जरूरत नहीं, अब महालोकतंत्र का प्रचार करो जी। अब जो है डिजिटल करेंसी ऑटोमेटिक होगी। अपने संगठन के सभी लोगों को ये हमारा स्टेटमेंट मालूम होगा। तो ये लागू हुआ, डिजिटल करेंसी घोषित हो गई है, ये बड़ी बात है। अब रेपो रेट समाप्त कराना है और लिक्विडिटी संतुलित रूप से लोगों को सहज रूप से मिलने लगे बिना किसी समस्या के। इस पर अभी न्यायधर्म सभा और काम करेगी। वो 2 प्रस्ताव अलग से हैं, उन दोनों प्रस्तावों को भी क्रियान्वित कराने के लिए अब न्यायधर्म सभा काम करती रही। डिजिटल करेंसी आ गई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, आप जाने तो भी ना जाने तो भी। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आप सबका जीवन बदल जाएगा, आप सबकी जिंदगी धन्य हो जाएगी, पूरा राष्ट्र धन्य हो जाएगा, पूरी दुनिया धन्य हो जाएगी, पूरी धरती धन्य हो जाएगी। क्यों? डिजिटल करेंसी जिस दिन लॉन्च हुई है उसी दिन आप समझिए कि लक्ष्मी जी का
जन्म हुआ है। जी अब ये धरती कंगाल नहीं होगी, धरती माला माल हो जाएगी। बस इसे क्रियान्वित कीजिए ईमानदारी से। धरती पर जो ये लोपामुद्रा जी आ गई है, जी अगस्त की पत्नी है अंक मुद्रा, ये लुप्त रहती है फिर भी मुद्रा के रूप में चलती है, जी अदृश्य रहते हुए भी पूरा दृश्य जैसा काम करती है, इसीलिए इसका नाम लोपामुद्रा है, क्योंकि ये लुप्त रहते हुए भी चलती है। इसका दिखा आलोक माने जो दिखाई नहीं देता। जी अगर लुप्त है कोई चीज तो दिखाई नहीं देती, तो जहां पर मुद्रा लुप्त हो, लोग कहते हैं ना कि कई जीव लुप्त हो गए। लुप्त हो गए माने गायब हो गए। जी तो उसी तरह से मुद्रा ये छिपी हुई रहती है, लेकिन रहती है, चलती है, पूरा काम करती है। इसीलिए अंकों के रूप में चलती है, प्रत्यक्ष भौतिक रूप में इसका अस्तित्व नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, ये लागू हो गया। आप सभी बधाई के पात्र हैं, सरकार भी धन्यवाद के पात्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लगातार ये बात बोलते रहे, फाइनली वो इसके लिए तैयार हो गए। डिजिटल करेंसी एक ऐसे फॉर्मेट में अब आएगी जो ऑफ द रिकॉर्ड यूज ना हो सकेगी, लिखित रूप में ही प्रयुक्त होगी। वो जिस भी तरह से वो उस पर कंट्रोल बनाए रखें, बदमाशी करें, रेपो रेट ना हटाएं, लेकिन चलेगी तो ये लिखित रूप में ही। इसलिए पारदर्शिता आ जाएगी। आप सबके जीवन से चोरी, भ्रष्टाचार, काला धन और सारे नकली नोट और दूसरे तमाम भ्रष्टाचार और अपराध सब समाप्त हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जी इसका बहुत असर होने वाला है। जी गुरुदेव जी, उत्तराखंड से श्रीमती प्रीति डिमरी जी, जो न्याय धर्म सभा की प्रदेशाध्यक्ष हैं जी, उनका एक प्रश्न है कि न्याय धर्म सभा के प्रस्ताव नंबर 1 आंकिक मुद्रा प्रणाली डिजिटल करेंसी सिस्टम को 1 नवंबर को सरकार ने लागू कर दिया। न्याय धर्म सभा का यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वित होने पर न्याय धर्म सभा इसे किस रूप में देखती है और लागू होने के बाद आम जनता पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और साथ ही देश की आर्थिक व्यवस्था पर किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे? जी डिजिटल करेंसी लागू होने पर न्याय धर्म सभा जाहिर है इसका वेलकम करती है। जी और जहां तक आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये सवाल है। आम जनता वास्तव में व्यवस्था पर आधारित ही चलती है, इसे समझ लें। जी एक मुहावरा जो आपने सुना हुआ है, यथा राजा तथा प्रजा। वहां राजा का अभिप्राय राज्य से है जी कि जैसा राज्य होगा वैसी ही प्रजा हो जाएगी। समझ लें इसे, जैसी व्यवस्था होगी वैसी जनता हो जाएगी। ये जैसा सांचा होगा वैसी मूर्ति हो जाएगी। तो स्पष्ट ही है, जी जब मूर्ति सांचे में ही ढलती है तो सांचा जैसा होगा मूर्ति वैसी हो ही जाएगी। व्यवस्था यदि शुद्ध होती है, पवित्र होती है, परिष्कृत होती है, सभ्य होती है, समुन्नत होती है, तो जनता भी परिष्कृत हो जाएगी, समुन्नत हो जाएगी, सभ्य हो जाएगी, शिष्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल पक्का समझें। जनता अगर भ्रष्ट है तो उसका कारण व्यवस्था भ्रष्ट है। जनता को चोर ठहराना ये सर्वथा गलत है। जनता में से कोई चोर नहीं होती। जनता कभी भ्रष्ट नहीं होती। जनता कभी अपराधी नहीं होती।
जनता जीवन जीने के लिए अपेक्षित है अथवा नहीं? जी है। तो इस अपेक्षा के विरुद्ध जनता जाएगी क्या? वो जीने की चेष्टा तो करेगी ही, जीने के साधन आप नहीं दे रहे हो तो वो चोरी करके जिएगी, झूठ बोल के जिएगी, बेईमानी करके जिएगी, डकैती मार के जिएगी। जी आप व्यवस्था शुद्ध कीजिए, जनता शुद्ध हो जाएगी। जैसा सांचा वैसा ढांचा, जी जैसी व्यवस्था वैसी जनता। व्यवस्था के सांचे में ही मूर्ति का ढांचा बनता है। सांचा शुद्ध होते ही मूर्ति शुद्ध ढलने लगेगी। जी सांचे में नाक टेढ़ी है तो ढली हुई मूर्ति की नाक टेढ़ी होगी। और सारी मूर्तियां जितनी ढाल रही है वो व्यवस्था, वो सारी की सारी मूर्तियां टेढ़ी नाक वाली ढलती रहेंगी, ढलते और टेढ़ी नाक वालों की भीड़ लग जाएगी। जी तो सांचा सही कीजिए, सबका ढांचा सही हो जाएगा। सांचा ठीक हो तो सभी मूर्तियां ठीक हो जाएंगी। मूर्तियों पर हथौड़ा बजाते फिरने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। जनता पर पूरा मारल असर पड़ेगा, जनता पूरी नैतिक हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसे लागू करिए। जैसे जैसे आप फिजिकल करेंसी हटाएंगे, डिजिटल करेंसी लागू करेंगे, जनता आर्थिक भ्रष्टाचार खुद भी छोड़ देगी। जनता में जहां आर्थिक चोरी डकैती कुछ हो रही है, जनता बंद कर देगी। व्यवस्था शुद्ध करिए। दूसरी बात, जनता को शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, सुविधा दीजिए, संरक्षण दीजिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। चार ही जरूरतें हैं, चारों पूर्ति कर दीजिए। तो जनता काहे के लिए इतनी बदमाशी करेगी? जनता को जीवन जीना है तो जीवन जीने की व्यवस्था देना सरकार का काम है। सरकार नहीं दे रही है तो जिंदगी जीने की जद्दोजहद में उससे कुछ गलत काम भी हो रहे हैं। तो जनता पर व्यवस्था के शुद्धिकरण का पूरा और सीधा प्रभाव पड़ने वाला है, ये आप सब देखेंगे। एक बात और उसमें उन्होंने पूछा कि देश की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव, डिजिटल करेंसी लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझ लें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीति जी का। प्रीति ठीक कह रही हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को ये प्रभावित करेगी। कौन? डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी लागू होने पर देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत जबरदस्त उछाल आएगा। कैसे? कि देश में अब जो राजकोष था, पहले ये 85 से 90% तक लुट जाता था। अब इसमें से चोरी करना लगभग असंभव हो जाएगा। राजकोष का दुरुपयोग, अब ये जो 85% हो जाता था, राजकोष गायब हो जाता था, तो दुरुपयोग जो हो रहा था वो सदुपयोग होने लगेगा। कैसे? कि अब इसे चुराओगे कैसे? अब ये रिटर्न फॉर्म में लिखोगे तो फंस जाओगे। तो इसमें ज्यों का त्यों आपको सड़क बनानी पड़ेगी, ज्यों का त्यों स्कूल बनाना पड़ेगा, ज्यों का त्यों हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। अभी बनाते ही नहीं थे और पैसा सब पास करके चले जाते थे। अब दिखेगा कि किसके जेब में गया, ठेकेदार कितना खाया, इंजीनियर कितना खाया, तुम्हारा अधिकारी कितना खाया, नेता को कितना प्रतिशत माल गया, ठेका देने पर कितना कमीशन लिया। ये सब पारदर्शी हो जाएगा। जब ये सारा पारदर्शी हो जाएगा तो ये धंधा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो ये पैसा सब कहां जाएगा? देश की अर्थव्यवस्था को उछाला मारेगा। सड़कें सुंदर बनने लगेंगी। फर्क पड़ेगा। लागू होने दीजिए डिजिटल करेंसी सिस्टम पूरा। अब चूंकि घोषित हो गई है डिजिटल करेंसी, और फिजिकल करेंसी बंद हो जाने दीजिए, केवल डिजिटल फॉर्म में रहने दीजिए। जैसे ही फिजिकल करेंसी बंद होगी, सारे के सारे 85% आर्थिक भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएंगे जो हो रहे हैं, और वो 100% राजकोष का उपयोग होने लगेगा। 15% तो यूज हो ही रहा था।
तो आप ये समझिए कि देश में अच्छी इमारतें दिखेंगी, अच्छे खेल के मैदान दिखेंगे, अच्छे अस्पताल दिखेंगे, अच्छे स्कूल दिखेंगे, अच्छे बाजार दिखेंगे, अच्छे तमाम प्रकार के सारे सरकारी संस्थान दिखेंगे। अब पुताई का पैसा भी जो सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में जो पुताई का भी झूठे पारित हो जाता था, पास हो जाता था, निकल जाता था, ये खाया वो खाया, सब खत्म, अब ना हो पाएगा। If the digital currency is being 100% implemented, 100% physical currency is being removed, तो 100% राजकोष का उपयोग प्रारंभ हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में इतना भारी उछाल आएगा कि आप लोग दंग रह जाएंगे देख के, चमन हो जाएगा पूरा राष्ट्र। आने दीजिए इसे, बस फिजिकल करेंसी हटने दीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से अभी काला कारनामा करने के लिए उसको बना के रखने की चेष्टा करेंगे। डिजिटल लागू होने के बाद भी, घोषित होने के बाद भी उसको तो ये चलाएंगे, लेकिन साथ में इसे छापते और ढालते रहेंगे सिक्का नोट, क्योंकि इसके माध्यम से ही सारे गलत काम करेंगे। चुनाव में, बाहर चोरी डकैती में, बाहर आंदोलन में, चुनावी चंदों में, ये सब जो है फर्जीवाड़ा केवल काले पैसे से संभव है, और डिजिटल करेंसी में काला पैसा बनता ही नहीं। अद्भुत है प्रस्ताव ये, और इंप्लीमेंट हो चुका है, ये शुरुआत इसकी हो चुकी है। एक दिन ये धीरे धीरे पूरी तरह से इसको अपना वर्चस्व पूरी अर्थव्यवस्था पर स्थापित कर लेगी डिजिटल करेंसी, और उस दिन आप सबका भाग्योदय होगा, अर्थव्यवस्था का ही भाग्योदय हो जाएगा पूरी। अर्थव्यवस्था ही राष्ट्र होता है तो पूरे राष्ट्र का भाग्योदय हो जाएगा, और राष्ट्र पूरी प्रजा होती है तो पूरी प्रजा का भाग्योदय हो जाएगा। वो सब पैसा कहाँ जाएगा, जनहित में लगने लगेगा। तो वो जो सब लूट थी सब समाप्त होगी, जनहित की रक्षा होगी। डिजिटल करेंसी धन्य है, बहुत बड़ा प्रस्ताव है। आगे 110 प्रस्ताव अभी और बकाया हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट न्याय सभा करवा रही है, या अगर चुनाव जीतती है तो या वो करेगी। आप सबको बहुत बहुत इसकी बधाई। और डिजिटल करेंसी पर इतने दिनों से हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। इस पर कितना दिल्ली में नुक्कड़ नाटक किया, जहां जहां हम लोगों ने देखा मौका वहां वहां इसे उठाने का कोशिश किया। कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने इस पर करी, जाने कितने इस पर, अभी इस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभी समय मिलने पर। अभी जैसे ही हरिद्वार जाएंगे तो वहां या जहां भी अवसर होगा कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बुलाएंगे, और प्रेस के लोगों को हमारे पास आना भी चाहिए था, लेकिन मीडिया भी उन्हीं की है। ये प्रस्ताव हमारा रजिस्टर्ड है, डिजिटल करेंसी हमारा पहला प्रस्ताव ही कॉपीराइटेड है हमारे पास, न्याय धर्म सभा के पास, और 111 प्रस्ताव पूरे ही कॉपीराइटेड है। इसके बावजूद ना हमारे पास पूरा आरबीआई का रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड, लेकिन एक भी अखबार नवीस हमारे पास आज तक नहीं पूछा कोई पत्रकार। कारण ये है कि वो सारे के सारे, वो तो उनके तोते उड़े हुए। कई तो पत्रकार और मीडिया वाले मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये तो क्या हो गया भाई, और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो गया। वो तो अभी इसकी खिलाफत क्योंकि उनका सारा का सारा काला कारोबार सब समाप्त होने वाला है, तो बड़ी मुसीबत में है बेचारे। अभी तो पूरा मीडिया ही भारी विभूचन की स्थिति में है, क्या बोले और क्या ना बोले इस पर। तो हमारे पास कहां से आते, अभी आएंगे कुछ ना कुछ पत्रकार तो देखना हम बताएंगे। इसीलिए हमने अपना अखबार जारी किया, क्योंकि ये सारे पत्रकार फर्जी थे, तो उस चक्कर में हमें अपना अखबार जारी करना पड़ा कि अब अखबार में सही बातें कम से कम लिख के और छापेंगे, जनता को ओरिजिनल बात तो मिलेगी। लोकतांत्रिक मीडिया है ही नहीं, सब कमर्शियल। कमर्शियल आदमी कभी लोकहित का कोई काम क्यों करेगी, वो तो बनिया हित का काम करेगी, अपने निजी हितों का काम करेगी। प्राइवेट मीडिया है तो प्राइवेट काम ही करेगी, अपने निजी हितों के लिए काम करेगी। तो जनहित तो कोई लोकहितकारी संस्था ही कर सकती है। तो न्याय धर्म सभा इसी काम के लिए स्थापित है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आने वाले प्रस्तावों के लिए भी कि बहुत जल्दी इसका रेपो रेट भी समाप्त हो, ब्याज प्रथा, इसकी सरकारी ब्याज प्रथा समाप्त हो। जनता क्या लेती देती है, प्राइवेट बैंक क्या लेते देते, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार जो चूसती है ये बंद होना चाहिए। रेपो रेट मस्ट बी स्टॉप्ड।
जी तो ये बहुत जल्दी उस पर भी हम लोग अभी कार्यक्रम संचालित कर ही रहे हैं। लगातार हम 10-12 साल से इसे बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी प्रयास जारी रहेगा। जल्दी ही कभी ना कभी ये होकर रहेगा, तब देश पूरी तरह धीरे धीरे आज मौद्रिक आजादी की ओर जाएगा। तो आज का चूंकि कार्यक्रम का समय हो गया है, तो आप सभी को एक बार फिर डिजिटल करेंसी लागू होने की बधाई देते हुए और आगामी 110 और प्रस्ताव जो हैं उनके सबकी शुभकामनाएं देते हुए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। हर रविवार को 8 से 9 के बीच में न्याय धर्म सभा का ये कार्यक्रम चलता है FB लाइव पर। सभी लोग जुड़ें, देखें, समझें और एक नई दुनिया के निर्माण में अपनी भूमिका भी निभाएं और पूरे देश को गौरव की ओर ले जाएं। आप सभी का धन्यवाद। जी।